नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 3 अगस्त 2022 को ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। इसमें मैंने स्टाफ नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, साथ ही साथ रीजनिंग के सवाल भी इसमें यहाँ पे रहेंगे और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। किस तरीके के सवाल आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लेना, यदि आप लोग 3 अगस्त को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप लोग एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले नर्सिंग वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर रीजनिंग के सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर करंट अफेयर और जीके के सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सीधे से बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा, द मेन स्टेप्स टू बी डन बाय फर्स्ट एडर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में, आपातकाल की स्थिति में फर्स्ट एडर जो होता है, तो इसका पहला मेन स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मेन जो स्टेप है, एवेल्युएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन। और जो कंडीशन पेशेंट की है, सबसे पहले इसको एवेल्युएट करेंगे और इसके बाद सेफ मेक द एरिया सेफ। तो एरिया को सबसे पहले सेफ करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों मेक द एरिया सेफ। तो ये दो बार यहाँ पे लिख गया है, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले पेशेंट की जो स्थिति है इसको यहाँ पे एवेल्यूट करेंगे और यहाँ पे जो एरिया है इसको यहाँ पे सेव करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया एम्स टू फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का जो एम है, तो देखिए क्या है, टू प्रिजर्व लाइफ, टू हेल्प टू इंश्योर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन, टू प्रमोट रिकवरी, प्रिजर्व और सेफ्टी जो है यहाँ पे फर्स्ट एड का यहाँ पे एम रहेगा। तो इसको अभी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं कुछ अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू द ट्रीटमेंट एंड एक्यूट एंजाइनल अटैक इस। तो एक्यूट एंजाइनल अटैक को ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है एक्यूट एंजाइनल अटैक में। तो इसको आप लोगों को याद रखना, ये मेडिसिन का नाम रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, द मेजर फैट इन एडिपोस टिश्यू इज। तो एडिपोस जो टिश्यू है, तो इसमें मेजर जो फैट जो पाया जाता है कौन सा रहता है। तो देखिए ट्राई एसिले ग्लिसरॉल। तो ये आप लोगों को याद रखना है और ये जो मेजर फैट है ये एडिपोस टिश्यू में ये पाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, द टर्म इंसोमेनिया मीन्स। तो जो टर्म है इंसोमेनिया, इसका मतलब क्या है। तो इनएबिलिटी टू स्लीप मीन्स नींद ना आना, या फिर हम लोग कहें इनएबिलिटी टू स्लीप। तो नींद ना आने की जो कमी है, तो इसको इंसोमेनिया टर्म यहाँ पे बोला जाता है। कुछ और अगले सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो क्वाशियोरकर ये डिसीज़ है, तो उसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड। तो अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे क्या रहते हैं। तो देखिए क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे ब्रीथ का शॉर्टनेस होना, वीजिंग होना और चेस्ट में पेन होना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम इज। तो एडल्ट के लिए CPR आप लोगों से पूछा जा रहा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। तो यहाँ पे देखिए 30:2। तो 30:2 जो है इसको आप लोग याद रखेंगे, इस रेशियो को, अनुपात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फुल फॉर्म में पूछ लिया गया FPLMIS स्टैंड फॉर। तो दोस्तों FPLMIS का फुल फॉर्म क्या है, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है, ये फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द एक्शन। तो कॉपर टी जो यूज़
की जाती है उसमें जो कॉपर का जो यूज़ है स्पर मेडिकल यहाँ पे रहता है, और ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इस, तो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में जो एंटीवायरल जो ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल होती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो ओसेल्टामेविर इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो इस ड्रग का नाम आप लोगों को याद रखना है, इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में ये काम आती है। इसके बाद अगला सवाल है द एनाटॉमिकल नेम फॉर द ब्रेस्ट बोन इस, तो ब्रेस्ट बोन का एनाटॉमिकल नेम यहाँ पे क्या है, एनाटॉमिकल टर्म क्या है, तो स्टर्नम इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसमें पूछा जा रहा है नॉइस बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो नॉइस जो है मीन्स जो नॉइज़ होती है तो ये कौन सा बैरियर है कम्युनिकेशन का, और ये देखिए फिजिकल बैरियर होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कम्युनिकेशन के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज़ सेलिब्रेटेड इन द, तो दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, कब ये मनाया जाता है, तो दोस्तों देखिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है, तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में यहाँ पे विश्व टीकाकरण सप्ताह को यहाँ पे बना लिया जाता है। इसी से मिलता जुलता सवाल एक और आपको मिलेगा, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसकी ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे कुछ देर में। अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है सुमन इनिशिएटिव इज़ कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री, तो सुमन जो पहल है, सुमन जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत सुमन इनिशिएटिव ये इसमें कवर होता है। इसके बाद अगला सवाल है टोन ऑफ वॉइस फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स वॉइस की टोन और फेस के एक्सप्रेशन और बॉडी जो लैंग्वेज है, ये तीनों जो प्रकार मैंने आपको बताए ये किस तरीके के कम्युनिकेशन को बिलोंग करते हैं, तो ये नॉन वर्बल यहाँ पे कम्युनिकेशन को बिलोंग करते हैं, तो उसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, तो जो पर्सन मैसेज को, जो पर्सन संदेश को ट्रांसमिट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों एनकोडर इसको यहाँ पे बोला जाता है। ये सवाल बार बार यहाँ पे रिपीट होता है और ये भी कम्युनिकेशन का सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर, तो दोस्तों देखिए इससे पहले आपको विश्व टीकाकरण सप्ताह पूछा गया था, अब आप लोगों को पूछा रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो आपको बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो देखिए 16 मार्च को ये मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है बेनिफिशरीज ऑफ सुमन, तो दोस्तों सुमन जो पहल है, सुमन जो इनिशिएटिव है, इसके बेनिफिशरीज क्या है, ये किस किस को मिलता है, देखिए ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, तो जितने भी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये लाभदायक है। और इसके साथ साथ मदर्स अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, मीन्स जो मदर्स हैं जिनकी 6 मंथ तक जो है डिलीवरी हो चुकी है तो उनको भी ये मिलेगा, इसका बेनिफिशरी, इसका फ़ायदा मिलेगा। ऑल सिक न्यूबॉर्न्स, और जितने भी नवजात शिशु हैं वो यहाँ पे बीमार हैं, सिक हैं, तो यहाँ पे उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन, तो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी भारत में कब ये लॉन्च की गई, तो 1982 में इसको लॉन्च किया गया, तो इस सन को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए डायफ्रैगम और वेजाइनल स्पंज, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर, तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें सिम्पेटोथर्मिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी, तो माला डी का आपको बताना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पैकेज रहता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए लिखा है इट कंटेन्स 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो देखिए इसमें 21 जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और 7 आयरन की टैबलेट इसमें होती हैं, तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया हाउ मैनी डिसीजेज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसमें दोस्तों कितनी बीमारियां कवर होती हैं, तो दोस्तों कुल मिला के 6 बीमारियां इसमें जो है कवर होती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द
टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का टर्मिनल मेथड इसमें कौन सा है? तो वैसेक्टमी इसको यहाँ पे बोलते हैं। वैसेक्टोमी काफ़ी लोग बोलते हैं और वैसेक्टमी भी इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। फोम्स, क्रीम्स एंड जेलीज आर विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो फोम, क्रीम और जेलीज जो है ये किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है? तो दोस्तों ये केमिकल मेथड है, तो ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी के यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो बेटॉट स्पॉट जो है इसका यहाँ पे आंसर है, तो ये भी आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एनीमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। तो पेशेंट को एनीमा जब देते हैं तो इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या रहती है, किसको यहाँ पे किस तरीके से प्लेस किया जाता है? तो सिम्स पोजीशन में इसको यहाँ पे रखते हैं और ये आप लोगों को पोजीशन याद रखनी है। इसके बाद द नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम कब ये लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये 2014 में लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद द डिसीजेस कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल मिला के 6 डिसीज़ इसमें यहाँ पे कवर होती हैं। तो इसमें कुछ देखिए कौन कौन सी होती हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, काला अज़र। तो ये डिसीजेस जो हैं इसमें कवर होती हैं और ये डिसीजेस के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद कुछ और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में बी यूज टू ट्रीट पेशेंट विद। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट होते हैं और ये किस तरीके के पेशेंट्स को यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को ये यूज़ होते हैं। इसके बाद इज़ अ मेजर कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा जो कारण है, कॉज है, वो दोस्तों ओबेसिटी है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम एनपीसी डीसीएस इंक्लूड। तो एनपीसी डीसीएस जो नेशनल प्रोग्राम है इसमें कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड है? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। तो जो है ये आप लोगों को इसको याद रखना है, ये डिसीजेस को आप लोग याद रखेंगे। लिखा है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, नॉट को आप लोगों को हटाना होगा। तो विच इज़ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं? सेडिटरी लाइफस्टाइल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन इन इन्फेंसी और एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल मीन्स एल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना और प्रोटीन की कमी और यहाँ पे अगतिशील जो लाइफस्टाइल है। तो ये जो है डायबिटीज़ मिलिटेंट्स के यहाँ पे डेवलपमेंट के रिस्क फैक्टर यहाँ पे ये रहते हैं। तो ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, तो ये किस तरीके के प्रिवेंशन में यहाँ पे आता है? तो ये सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये कवर होता है कि आप लोग ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद इज़ अ वायरल डिसीज़। तो कौन सी डिसीज़ वायरल डिसीज़ है? तो इन्फ्लुएंजा है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद डिसीज़ हैज़ बीन एरेडिकेटेड मीन्स जो डिसीज़ एरेडिकेट हो चुकी है, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो कौन सी डिसीज़ है? स्मॉल पॉक्स है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कुछ और सवाल हैं, जैसे कि पूछ लिया गया रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रिचेस्ट सोर्स है कैरेट है, गाजर है, तो ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर नोन। दोस्तों जब हाइपरटेंशन के जो कॉजेज़ हैं, हाइपरटेंशन के जो कारण हैं अननोन है, नहीं मालूम है, तो इस तरीके के जो यहाँ पे स्थिति है इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइपरटेंशन। जब इसमें कारण नहीं मालूम हो तो इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। इसके बाद मिशन परिवार विकास इज़ एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। तो मिशन परिवार विकास जो एक कदम है, इनिशिएट है, वो दोस्तों किसको डायरेक्ट है? देखिए ये प्रमोट करता है फैमिली के प्लानिंग को, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। तो HIV वायरस के ट्रांसमिशन का रूट देखिए क्या क्या हो सकता है, मार्ग क्या क्या हो सकता है जिसके थ्रू ये होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसके थ्रू HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद ब्लड कॉन्टैक्ट, तो इसके थ्रू भी हो सकता है। और मैटरनल फेटल ट्रांसमिशन, तो इसके थ्रू भी ये हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल है द प्रायोरिटी इंटरवेंशंस अंडर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी बतानी है, प्राथमिकता आपको बतानी है
एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम की। तो दोस्तों देखिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और हाइजीन मीन्स आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन ये प्रोवाइड कराना और हेल्थ चेकअप्स को यहाँ पे बनाए रखना और हाइजीन और साफ़ सफाई को भी यहाँ पे मेंटेन रखना। इसके बाद अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू डेट इज़ अटैच टू बोन एट द जॉइंट इज। तो जो फ्लेक्सिबल जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं और ये कहाँ पे अटैच होते हैं, बोन्स हड्डियों में, और हड्डियों में कहाँ पे, जॉइंट्स पे मीन्स जोड़ों में। तो इसको दोस्तों इन टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड। तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है क्या क्या इंक्लूड करता है, IEC एक्टिविटीज़, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स प्रोग्राम। तो एक्टिविटीज़ को करता है, एजुकेशन को करता है, प्रोग्राम को करता है। तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के यहाँ पे कुछ यहाँ पे आयाम है और ये इसमें यहाँ पे अंतर्गत यहाँ पे इसमें रहते हैं। इसके बाद पर्ट्यूसिस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो पर्ट्यूसिस को दोस्तों हुपिंग कफ भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये आम सवाल है, ये सवाल भी बार बार रिपीट हो जाता है। इसके बाद इफेक्टिव ड्रग यूज टू ट्रीट कैरियर्स ऑफ डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया को यहाँ पे ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यहाँ पे इफेक्टिव रहती है, तो एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये आप लोगों को इस ड्रग का नाम याद रखना है। इसके बाद इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। तो इस बार जो सवाल है घुमा फिरा के पूछा गया, और पिछली बार जो सवाल पूछा गया था कि स्मॉल पॉक्स का यहाँ पे वायरस का नाम क्या है, तो उसमें जो सवाल का जवाब था वेरियोला वायरस था। इस बार आपको बता दिया गया कि कौन सी डिसीज़ वेरियोला वायरस के थ्रू यहाँ पे होती है, तो स्मॉल पॉक्स होती है। तो ये इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन इज़ पॉजिटिव फॉर। तो हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन किसी पर्सन में और वो पर्सन दोस्तों जो है पॉजिटिव रहेगा हेपेटाइटिस बी से भी। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है, हेपेटाइटिस डी है और उस पर्सन को और उसको जो है हेपेटाइटिस बी भी यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। तो दोस्तों फैमिली प्लानिंग जो नेशनल प्रोग्राम है ये ऑफिशियली कौन से ईयर में इस्तेमाल मीन्स यहाँ पे शुरुआत किया गया, और इसको दोस्तों 1952 में यहाँ पे शुरू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज़। तो मलेरिया को एलिमिनेट करने में जो गोल है मीन्स जो लक्ष्य बनाया गया नेशनल फ्रेमवर्क द्वारा, तो ये 2030 में इसको ख़त्म करने का है। तो ये आप लोगों को इस ईयर को याद रखना है। तो दोस्तों ये तो थे सवाल नर्सिंग के, और नर्सिंग के करीब करीब आप लोगों से 80 सवाल पूछे जाएंगे, और बाकी के जो 20 सवाल हैं रीजनिंग और आप लोगों के जीके से पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का आपका पेपर है। तो नर्सिंग के मैंने आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, करीब करीब ये 50 सवाल थे, 50 क्वेश्चन थे। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा जीके का। तो जीके के कुछ सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। तो देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के कौन कौन से सवाल हैं, जैसे कि देखिए विच स्टेट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर। तो कौन सा राज्य है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो पंजाब बोला जाता है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें 5 नदियाँ आपको मिलेंगी। इसके बाद फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन। तो अजंता की जो केव्स हैं, अजंता की जो गुफाएं, ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो सबसे प्रसिद्ध क्लासिकल जो डांस है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कुचिपुड़ी, इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी सबसे लोएस्ट लेयर जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। इसके बाद हु वन द विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल 2022। तो 2022 का मेंस सिंगल टाइटल विंबलडन किसने जीता, तो दोस्तों नोवाक जोकोविक। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। 2021 का भी इन्होंने ही जीता था। 2021 और 2022 का दोनों के विनर ये नोवाक जोकोविक यहाँ पे रहे, और ये विंबलडन के विजेता रहे। इसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री है इनका नाम बीरेन सिंह है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर
इन हिस्ट्री। तो इतिहास में सबसे यंगेस्ट मीन्स कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने, मीन्स शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट मंत्री का नाम आपको बताना है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, तो ये अनुराग ठाकुर है। तो ये नाम आप लोग याद रखें, ये अपॉइंटमेंट है। इसके बाद फर्स्ट इंडियन सिटीजन हु वन नोबेल प्राइज़। तो पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। और अंत में दोस्तों IPL 2022 के विनर कौन, मीन्स जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2022 के विजेता कौन है, तो गुजरात टाइटन है। और गुजरात टाइटन की जो टीम है पहली बार इस IPL में जुड़ी और पहली बार ही इन्होंने ये खिताब जीता। तो IPL 2022 के जो विजेता हैं गुजरात टाइटन रहे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों के GK और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। और अब दोस्तों इसके बाद रीजनिंग के सवाल भी हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, बड़े ही आसान रहते हैं, आप लोगों को बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सवाल है जो मैंने कवर किया पूछ लिया गया, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट देन राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताना है कि कोई पर्सन है वो सबसे पहले वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट के बाद वो राइट मुड़ रहा है, फिर उसके बाद एक बार फिर से राइट मुड़ रहा है, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न हो रहा है और फिर आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फाइनली पहुंच गया। तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपको मालूम है 4 यहाँ पे दिशाएं होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले होती है ईस्ट, इसी के अपोजिट में होती है वेस्ट, इसके यहाँ पे होती है यहाँ पे नॉर्थ और सबसे नीचे होती है साउथ। हमें सवाल में यहाँ पे बोला गया अ मैन स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट, तो सबसे पहले जो मैन है आदमी है वो सबसे पहले वेस्ट में जा रहा है, तो हम मान के चलते हैं वेस्ट में वो यहाँ पे चला गया। इसके बाद दोस्तों देखिए बोला जा रहा है ही टर्न राइट, तो दोस्तों राइट जो है इस तरफ यहाँ पे रहेगा, तो वो राइट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे एरो को यहाँ पे रोटेट कर दिया और राइट यहाँ पे कर दिया। फिर बोला है देन अगेन राइट, तो दोस्तों जब ये राइट होगा तो एक ही डायरेक्शन को फॉलो यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे राइट डायरेक्शन में आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला है फाइनली टर्न लेफ़्ट, फिर दोस्तों ये इस वाली डायरेक्शन में आ गया, मीन्स जहाँ पे ये डायरेक्शन में था तो ये उसी डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया और ये लेफ़्ट मुड़ गया। सॉरी दोस्तों एक डायरेक्शन इसमें यहाँ पे गलत हो गई, एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। 4 यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले बोला गया कि ये जो मैन है वेस्ट में गया, तो मैन वेस्ट में चला गया तो ये यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद बोला गया ही टर्न राइट, तो ये सबसे पहले राइट में जाएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन लेगा और ये राइट पोजीशन इसने यहाँ पे कवर कर ली। फिर बोला जा रहा है देन राइट अगेन, एक बार फिर से ये राइट हो गया, तो ये दोबारा से यहाँ पे राइट हो गया। फिर दोस्तों बोलता है एंड फाइनली टर्न लेफ़्ट, तो ये जब ये लेफ़्ट होगा तब ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये लेफ़्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ, तो ये देखिए फाइनली कौन सी वाली डायरेक्शन में है, तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में है और नॉर्थ डायरेक्शन में तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका ये सही विकल्प यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों ये जो डायरेक्शन वाले सवाल हैं कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं और आप लोगों को सिर्फ लेफ़्ट और राइट ये 2 चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे अगला जो सवाल है पूछ लिया गया देयर आर 5 हाउसेस PQRST एंड T, तो देखिए 5 अलग अलग घर हैं। तो यहाँ पे बोला गया P इज़ द राइट ऑफ Q, तो Q के राइट में P है और बोला जा रहा है एंड T इज़ लेफ्ट ऑफ R, तो R के लेफ्ट में T है और बोला जा रहा है T इज़ राइट ऑफ P, तो जो है T P के राइट में है और Q इज़ राइट ऑफ S, तो S के राइट में Q है। तो आप लोगों को बताना है विच हाउस इज़ इन द मिडल, तो मिडल में मीन्स सबसे बीच में कौन सा हाउस आएगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है P इज़ राइट ऑफ Q, तो
क्यू के राइट में, जैसे देखिए ये क्यू है तो इसका जो राइट है क्या होगा, वो होगा इस तरफ, तो यहाँ पे हो गया पी। अब बोला जा रहा है एंड टी इज़ लेफ्ट ऑफ आर। दोस्तों ये आर है तो आर के लेफ्ट में क्या होगा यहाँ पे टी, तो ये टी यहाँ पे फॉलो हो गया। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि एंड राइट ऑफ पी। जब कभी भी एंड आता है तो एंड का मतलब दोस्तों पहला वाला यहाँ पे लेटर रहता है, तो टी जो है किसके राइट में है, पी के। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पी के राइट में क्या है, टी, तो ये कंडीशन भी इसी में सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है लास्ट में क्यू इज़ राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में कौन होगा, क्यू होगा। तो दोस्तों ये 5 अलग अलग घरों की पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच हाउस इज़ इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन सा हाउस है, तो देख सकते हैं मिडिल में जो हाउस है, हाउस नंबर यहाँ पे हाउस का जो नाम है पी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये सही विकल्प ये रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। जो आपको बोला जा रहा है लेफ़्ट में है तो वो लेफ़्ट में आएगा, जो बोला जा रहा है राइट में है तो वो राइट में आएगा, और आपको यहाँ पे ये फॉलो करना होगा। और बड़े आराम से आप लोग जो है ईज़िली फाइंड आउट भी कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इस तरीके का सवाल बड़े इजीली तरीके से आप लोग कर लेंगे। बोला आप लोगों को जा रहा है ए मीन्स डिवाइड। ए का मतलब दोस्तों क्या बोला गया है, डिवाइड है। बी का मतलब बोला गया है माइनस, तो बी का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सी मीन्स मल्टीप्लाई, तो सी का मतलब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अपन को क्या फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन दी गई है इसका आंसर हमें निकालना है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 46A 2B 3C 4। अब हमको साइन को चेंज करना है, तो 46 का 46 ऐसे कैसे रहेगा। और ए का मतलब क्या था, जैसे देखिए ए का मतलब डिवाइड था, तो ए को हमने यहाँ पे डिवाइड से डिनोट कर दिया, और 2 हमने एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो कर लिया। इसके बाद बी का मतलब क्या था, तो बी का मतलब माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे डिनोट कर दिया, और 3 हमने एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख दिया। और सी का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या था, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू यहाँ पे 4 लिख देंगे। फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स डिवाइड करेंगे 46 का 2 में, तो 23 यहाँ पे निकल के आएगा। बाकी एज इट इज़ 3 इंटू 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए अगला जो स्टेप रहेगा 23 माइनस 12, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो 23 माइनस जो 12 है 11 यहाँ पे आंसर इसका निकल के आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों डिवाइड होगा, फिर दोस्तों आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर आप लोगों का सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस होगा। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये भी आसान सा सवाल था। एक और अगले सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इस तरीके का सवाल आप लोगों की परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि देखिए बोला जा रहा है MEAT इज़ रिटन एज दिस, तो ये जो कोड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, MEAT कैसे लिखा जा रहा है, TEAM, तो हम लोग लिख देते हैं TEAM। हमें किसका निकालना है, BALE, तो हमें इसका ये फाइंड आउट करना है, और लॉजिक हमें जो है निकालना होगा। तो देखिए T जो है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, M जो है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और एज इट इज़ बीच वाला यहाँ पे दोनों के एज इट इज़ यहाँ पे रहेंगे। हम लोग इसी लॉजिक को यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे। तो E को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, B को हम लोग जो है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, और बाकी के जो है A, और बाकी का जो यहाँ पे बचेगा L, तो L भी। तो दोस्तों देखिए EALE यहाँ पे आ चुका है। अच्छा ये यहाँ पे E नहीं था, यहाँ पे ये B होगा, तो EALB होगा। और EALB कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो D है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के सवालों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है।
इसके बाद एक अंतिम सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको ये 4 अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे अरेंज करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है। तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ABC, तो C पहले आएगा। तो देखिए C इधर भी है, यहाँ पे C इधर भी है। फिर C के बाद दोस्तों देखिए H आ रहा है, यहाँ पे भी H है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे O आ रहा है और यहाँ पे I आ रहा है। लेकिन दोस्तों I सबसे पहले आता है, तो यही सबसे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन सबसे पहले आएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से फिर जो है O आएगा। फिर सेकंड आ गया। फिर इसके बाद बचेगा हमारा H, ABCDEFGH, तो H आएगा, फिर 1 आ जाएगा। और फिर लास्ट में दोस्तों P आएगा, मीन्स P सबसे आखिर में आता है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया 4 2 1 3। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक अरेंज करना है। जो आप लोगों को लेटर्स आपको यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। सभी तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए, और इससे पहले 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। सारे पार्ट्स आप लोग जो है वॉच कर लेना। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर यदि आप लोगों को चाहिए, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 11 क्वेश्चन पेपर्स जो है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसकी PDF फाइल है, और PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे ये रहेगा। तो 150 रुपीज़ का पेमेंट जैसे ही कर देंगे, PDF फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, इस पे आप लोगों में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और ज़रूर बताना ये अपडेट आपको पसंद आया या नहीं आया। आगे का पार्ट आप लोग चाहते हैं या फिर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये अपडेट कैसा लगा ये फीडबैक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स, हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।